ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा मैम सबसे पहले हम इनकी एटोमाइजेशन की बात करते हैं। 469 515 क्या मैंने अभी आपको सिखाया क्रोमियम की एटोमाइजेशन एनर्जी कम होती है, किधर गया? क्या हमने सीखा? देखो यहाँ से एटोमाइजेशन एनर्जी ये बड़ी, यहाँ से कम हुई, कहाँ कम होती है? क्रोमियम मैंगनीज कॉपर और जिंक, चार केसेस में कम होती है। देख लो एक बार, देख लो। बढ़ा अरररर कम हो गया, अरररर कम हो गया, बड़ा 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 अरररर कम, अरररर कम। दिख गया? तो याद रखना एटोमाइजेशन एनर्जी चार केसेस के लिए कम होती है। कौन कौन से केसेस के लिए? क्रोमियम के लिए कम होनी चाहिए, सबसे पहले मैंगनीज के लिए कम होनी चाहिए, हमें पता है। जिंक के लिए कम होनी चाहिए, हमें पता है। मैंगनीज से पहले वाला क्रोमियम के लिए भी एटोमाइजेशन एनर्जी कम है और जिंक के पहले वाला कॉपर के लिए भी एटोमाइजेशन एनर्जी कम है। ये क्या सीखा? आगे जाते हुए एटोमाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, मगर चार केसेस में कम होती है। कहां कहां? एक मैंगनीज में, एक जिंक में। ये एक्सपेक्टेड था। मैंगनीज से पहले क्रोमियम के लिए, जिंक से पहले कॉपर के लिए, चार केसेस में एटोमाइजेशन कम होती है। आगे देखो, ठीक है, चार केसेस में एटोमाइजेशन कम। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी अरर फिर बा कहां पर कम हो गई? वो मैम ने सिखाया था, वह कोनी में कम होती है। देखो फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी अरर कम हो गई, वह को अरर कम हो गई, फिर बड़ी बड़ी। याद आ गया? वह कोनी में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये फर्स्ट की थी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तुमने रटा नहीं है, रटना भी नहीं है, बस देख लो। बड़ी बड़ी यहाँ पर सबसे पहले सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहां पर कम हो गई? मैंगनीज के लिए। मैंगनीज के लिए क्यों कम हो गई? अभी सिखाया था, क्योंकि मैंगनीज 3d5 4s1 से 3d5 बनने में बहुत खुश है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी नहीं देनी पड़ती। फिर बड़ी 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 अरर फिर जिंक के लिए कम हो गई। जिंक के लिए क्यों कम हो गई? क्योंकि Zn से Zn2+ बनना बहुत आसान है। जिंक से Zn1+ बनने में जो एनर्जी चाहिए वो भी अच्छी खासी थी। फिर Zn+ से Zn2+ जल्दी से बना जा सकता है। अब समझ आ रही है? ये चलो एक बार हाइड्रेशन भी देख लेते हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब सारी एनर्जी रिलीज है। अब नेगेटिव से कंफ्यूज मत हो जाना, एंटी वाले बहुत पागल बनाते हैं आजकल। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज है, कम एनर्जी रिलीज है, ज्यादा एनर्जी रिलीज है और ज्यादा एनर्जी रिलीज है। मैंगनीज के लिए फिर से पंगा आ गया। मैंगनीज में उतनी रिलीज नहीं हो रही, फिर ज्यादा रिलीज है, ज्यादा रिलीज है और ज्यादा रिलीज है, ठीक ठाक रिलीज है, अरे फिर कम हो गया। यानी कि मैंगनीज और जिंक में जो कंफ्यूजन यहाँ आई थी, उन्हीं दोनों में हाइड्रेशन एनर्जी की कंफ्यूजन है। जो कंफ्यूजन यहाँ आई थी, उन्हीं में हाइड्रेशन एनर्जी की कंफ्यूजन है। The stability of half-filled D subshell in manganese 2+ and the completely filled D type configuration in Zn2+ are related to their E0 values, where E0 for nickel, ये अभी सवाल आया था, कह रहा E0 for nickel is related to the highest negative delta H hydration। एक बार delta H hydration देख लो, सबसे ज्यादा delta H hydration है हमारी निकल के लिए, नजर आया? सबसे ज्यादा delta H hydration है मेरी निकल के लिए, क्योंकि निकल 2+ का हाइड्रेशन बहुत तेजी बहुत ज्यादा होता है। ये था पूरा का पूरा ट्रेंड। आगे तो निखिल की ऐसे अपन याद करेंगे इसको कि निखिल एक स्विमर है जो स्विमिंग जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है। निखिल जो है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब पानी में जाने के बाद वो सबसे ज़्यादा खुश है, सबसे ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उसका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, पानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो निखिल एक स्विमर है जिसको पानी बहुत पसंद है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। और लास्ट चीज देख लो, एन एग्जामिनेशन ऑफ M3+ से M2+ वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, अगर आप मेटल मतलब कोई भी, अगर आपने लेटर से ये कंपेयर करना है कि जब आप M3+ से M2+ या फिर आप जब M2+ से M3+ जाओगे, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 और एक हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन के कंपैरिजन में, तो मेटल कन्वर्ट +3 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आयनाइजेशन एनर्जी 3 कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली M3+ बनना चाहिए फ्रॉम M2+। बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देख लो, कह रहा है देखो, द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम +3 व्हिच हैज अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब कह रहा है स्कैंडियम +3 स्कैंडियम +2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। स्कैंडियम+3 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम+3 खुद में ही एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। कह रहा है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल D टाइप कॉन्फिगरेशन ऑफ Zn2+। एक बात बताओ, कह रहा है Zn+3 Zn2+ में फटाक से कन्वर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा 3D10 बन रहा है, व्हिच इज लाइक जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली सिचुएशन। वो 3D10 में रहना चाहता है, Zn+3 थोड़ी ना बनता कभी। Similarly, कह रहा है the comparatively high value of manganese shows that Mn2+ is particularly stable, whereas comparatively low value of Fe shows extra stability of Fe+3। तो अब देखो, कह रहा है the comparatively low value of vanadium is related to the stability of vanadium +2 half filled। देखो, वो कह रहा है vanadium +2 जो है वो बहुत अच्छा है, वो vanadium+3 में नहीं जाना चाहिए। आप पूछोगे क्यों? मैंने कहा vanadium क्या होता है? सरस्वती तेरी वंदना, 3d3 4s2। तो vanadium +2 क्या हो गया? 3d3। 3d3 का मतलब कि आगे चल के पढ़ेंगे, ये half filled T2G में रहना चाहिए, which is stable, यानी कि vanadium +2 से vanadium +3 नहीं बनता। क्या तुमने कहा E0 वैल्यू चार चीजों पर डिपेंड करती है, पहले एटोमाइजेशन, फिर IE1, फिर IE2, फिर हाइड्रेशन। ये चार चीजों पर डिपेंड करती है। एटोमाइजेशन, IE1, IE2, हाइड्रेशन, बाद में जाके निकलेगा E0। ठीक है, ये कितने 1 2 3 4 5 6 चीजें ना, इसको गोली मारो। मेरे पास क्या है? एटोमाइजेशन, IE1, IE2, फिर मेरे पास है हाइड्रेशन और लास्ट में निकलेगा E0। ठीक है, मैंने कहा एटोमाइजेशन मैम ने सिखाया था, बढ़ेगा मगर कुछ के लिए कम होगा। किसके लिए? एक तो जिंक के लिए, एक जिंक के पहले वाले के लिए, एक कम होगा मैंगनीज के लिए, मैंगनीज के पहले वाले के लिए। एटोमाइजेशन का ट्रेंड कल को पेपर में कर लोगे? इसमें याद रखने वाली बात बस यही है कि IE1 जो है वो वर्कोनी है, बस IE1 का ट्रेंड आते ही एक्सेप्शन जो आते हैं वो वर्कोनी में आते हैं बस। अब मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, मेटल से पहले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो मेटल कोनी मार रहा है, अरे क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, मेरे इलेक्ट्रॉन तो कोनी मार रहा है, इसलिए अपन को वर्कोनी याद रखना है IE1 के केस में, एक्सेप्शन वाले केस में। ठीक है, मतलब जैसे ही IE1 का एक्सेप्शन आए तो अपन को ये दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मेटल से तो मेटल कोनी मारेगा अपन को, कि क्यों निकाल रहे हो मेरा इलेक्ट्रॉन, क्यों निकाल रहे हो, तो वकोनी। ठीक है, अब IE2 की बात आई तो ये तो सबसे ईजी हो गया, क्योंकि मेटल +2 में जाने के लिए सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जिसका हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इधर कॉन्फिग्रेशन हो रहा है, क्योंकि 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हट रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हट रहे हैं, तो जिसका हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होगा वो खुश हो जाएंगे। यानी कौन कौन खुश हो जाएंगे?
दो इलेक्ट्रॉन्स हटने के बाद हाफ फिल्ड फुल फिल्ड किस किस को मिलता है, बीच वाले को और लास्ट वाले को, यानी मैंगनीज को और जिंक को। तो ये दो एक्सेप्शन हो गए। इसके बाद जो अपनी हाइड्रेशन आती है, हाइड्रेशन में भी सेम IE2 वाला ही बनेगा, क्योंकि ये +2 में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। तो ये खुश हैं, अब हैप्पी स्टेट में आ चुके हैं। ये मैंगनीज और जिंक आ चुके हैं IE2 के केस में, है ना। जैसे ही IE2 इनको मिली, यानी +2 स्टेट मिली, तो ये हैप्पी स्टेट में आ चुके हैं। तो इनको पानी में डालने में भी खुश हैं ये। अब इनको लग्जरी लाइफ मिल रही है, मतलब स्विमिंग करने का भी मौका मिल रहा है, स्विमिंग पूल में मस्त तैरेंगे। यानी कि इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो भी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। मतलब IE2 वाले एक्सेप्शन थी, इधर हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी आ गए, क्योंकि ऑलरेडी हैप्पी स्टेट में है ये, तो इनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। इसमें एक एडिशन हो जाएगा बस, कि निखिल जो है वो स्विमर है, वो स्विमिंग लवर है, तो उसकी भी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि उसको पानी में जाके मजा आता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए खुशी मिल रही है उसको, इसलिए। तो इधर निखिल भी आ गया। अब इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो E0 वैल्यूज डिसाइड होती हैं। और वैसे भी हमने याद कर रखा है पहले से ही कि E0 जो है, मतलब M+2 से M, वो सबकी नेगेटिव होती है एक्सेप्ट कॉपर। ये हमने याद किया था। एक तो जो हर बार कॉमन एक्सेप्शन आ रहे थे वो कौन थे, मैंगनीज, जिंक, ये दोनों हमेशा कॉमन आ रहे थे। तो जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो यही यही एक्सेप्शन में रहेंगे, है ना, क्योंकि E0 इन सबके एडिशन से ही तो बन रही है। तो मैंगनीज और जिंक जो है वो अपने, इनकी E0 जो है वो एक्सेप्शनली ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि +2 में मोस्ट मोस्ट हैप्पी यही थे। और प्लस एडिशनली जो आ जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अपना निकेल हो जाएगा, क्योंकि ये भी पानी लवर था, तो इसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव होने के कारण ये +2 में बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो निकेल +2, इसकी भी E0 बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। बस ये 3 केसेस याद रखने फाइनली। हाइड्रेशन में भी यही थे, हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी, और इसमें भी यही आ गए E0 में भी। कह रहा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है। The +7 state for manganese is not represented in simple halide, but MnO3F is known, and beyond manganese no metal has a trihalide except FeX3 and COF3। कई बार ये सवाल एडवांस तक के पेपर में पूछा गया कि अगर आप मेटल को किसी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो मेटल को इतनी हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेकर जा सकते हैं। कह रहा है the ability of fluorine to stabilize highest oxidation state is due to either the high lattice enthalpy as in the case of COF3 or higher bond enthalpy terms for higher covalent compound like VF5 and CrF6। कह रहा है मैंने टाइटेनियम का हैलाइड बनाना है, तो TiX2 एग्जिस्ट करता है, TiX3 एग्जिस्ट करता है, TiX4 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमें पता है टाइटेनियम 234 में रहना चाहता है, वेनेडियम 2 3 4 5 में रहना चाहता है, सही बात है। क्रोमियम 2 3 4 5 6 में रहना चाहता है। क्या आपको दिख रहा है कि क्रोमियम को अगर आप ध्यान से देखो, क्रोमियम को अगर आप +5 या +6 तक लेकर जाना चाहते हैं तो केवल फ्लोरीन की ही जरूरत पड़ी। आप CrCl6, CrBr6, CrBr5, CrCl5 नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि किसी भी मेटल को इतनी हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाने के लिए फ्लोराइड इंपॉर्टेंट है। क्यों फ्लोराइड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा, देखो जो CrF6 का बॉन्ड बनता है, CrF का जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है, जबकि CrCl का, CrBr का जो बॉन्ड बनता है वो वीक होता है। ना कि CrF6 में वो लिखने बैठ गए लैटिस एनर्जी। CrF6 में क्रोमियम और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, यही इन्होंने लिख रखा है। कह रहे वेनेडियम को +5 में लेकर जाने के लिए केवल फ्लोरीन रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि VF का बॉन्ड स्ट्रांग है, VCl VBr का बॉन्ड वीक है। आगे देखो, मैंगनीज MnX2 MnF3 MnF4। कह रहे मैंगनीज को +3 में लेकर जाने के लिए भी केवल फ्लोरीन रिक्वायर्ड है। कह रहे आयन FeX2 FeX3, आयन 2 3 में रहता है। कोबाल्ट का +2 तो कोई भी बना लेगा। फ्लोरीन देखो, कोबाल्ट का +2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब बना लेंगे। COF2 COCl2 COBr2 COI2 सब बनता है। मगर अगर कोबाल्ट को +3 में लेकर जाना है तो केवल F- की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि CO+3 और F- जब आपस में चिपकते हैं तो जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। COCl3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा नहीं है, COBr3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा नहीं है। तो ये निकल के साथ सारे ही बना लेते हैं। कॉपर +2 और कॉपर +1 दो में एग्जिस्ट करता है। जिंक के साथ भी लगभग सारे बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक छोटी सी लाइन है। कह रहा है ऑल्दो वेनेडियम +5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय VF5, द अदर हैलाइड्स हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव VOX3। अब देखो यहां पर लिख रखा है, मैंने कहा VF5 एग्जिस्ट करता है मगर VCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। मैं पूछूं क्यों नहीं करता? क्योंकि VCl5 हाइड्रोलाइज हो जाएगा टू फॉर्म VOCl3। देख रहे हो, VOCl3 VOX3 बनाता है। कह रहे VF5 स्टेबल है,
क्यों? क्योंकि वेनेडियम और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग है, मगर VCl5 स्टेबल नहीं है क्योंकि वो पानी के साथ जल्दी से अटैक करवा के VOX3 में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो गई। Another feature of fluoride in there is their instability in the low oxidation state, जैसे कि VX2 सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाता है। वो कह रहा है VX2 में सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन बनता है, VF2 नहीं बनता। क्यों? क्योंकि F माइनस वेनेडियम को हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर जाना चाहता है, VF3 VF5 में बनाना चाहता है। एंड द सेम इज एप्लीकेबल टू CuX। ध्यान से देखो, कह रहा है ऑन द अदर हैंड कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। CuCl2 एग्जिस्ट करता है, CuBr2 एग्जिस्ट करता है, मगर CuI2 बहुत आसानी से एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों कॉपर का आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि देखो कॉपर पे +2 है, आयोडीन पे -1 है। कॉपर इतना चंट है, आयोडीन को कहता है भैया तू ऑक्सीडाइज हो जा, मेरे को तो रिड्यूस होना है। खुद Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन की कर देता है ऑक्सीडेशन। तो देख लो Cu2+ I- क्या बनाएगा? Cu2I2+ आयोडीन। अब ये छोटा सा NCERT का किस्सा है, यहां से सवाल आता है। कॉपर +2 का क्लोराइड ब्रोमाइड स्टेबल है, मगर आयोडाइड स्टेबल नहीं है क्योंकि कॉपर 2+ खुद रिड्यूस होएगा और I- की क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। कह रहे हाउएवर मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत सारे कॉपर के +1 के कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं क्योंकि दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। आप में से 90% बच्चे को ये आता है मगर ये नहीं आता, तो अब ये आना चाहिए। आगे देखो, कह रहे द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 रादर देन कॉपर +1। अब देखो अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर था 3D10 4s1, कॉपर +1 की बात करूं तो होना चाहिए 3D10, जबकि कॉपर +2 की बात करूं तो होना चाहिए 3D9। एक आम इंसान के अकॉर्डिंग कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कॉपर +2 से, यही होना चाहिए ना। मगर अभी अभी मैंने आपको बोला कॉपर 1 मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है कॉपर 2+ और कॉपर में। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कॉपर +1 3D10 होने के बावजूद टूट रहा है? इसका रीजन है ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर +1। कॉपर 2+ जब बनता है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, ज्यादा एनर्जी निकलती है जब कॉपर 2+ बनता है। कॉपर +1 के बनने से इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलती नहीं है, विच इज मोर देन विच कंपेंसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। अब ये पता होना चाहिए, कॉपर 3D10 4s1 होता है, कॉपर +1 3D10 होता है और कॉपर +2 3D9 होता है। एक आम इंसान के अकॉर्डिंग 3D10 वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कंपेयर टू 3D9। फिर भी कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट होता है कॉपर 2+ में। क्यों? क्योंकि जब कॉपर +1 कॉपर 2+ में जाता है, मैं मानती हूं मुझे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, मगर जितनी एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू कॉपर +1, इसीलिए कॉपर +1 की डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। कॉपर +2 जब बनेगा कॉपर +1 से, जब कॉपर +2 बनेगा तो कैसे बनेगा वो? मतलब उसके एक इलेक्ट्रॉन अपन को निकालना पड़ेगा, मगर पानी में जब ये डुबकी लगाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देता है, इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा। क्यों रिलीज़ होती है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा चिपकेंगे इस पे, इसको सराउंड कर लेंगे, बॉन्डिंग बनेगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। और ज़्यादा इसलिए निकलेगी क्योंकि +2 चार्ज है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो चार्ज बढ़ गया। इसलिए कॉपर +1 से कॉपर +2 ये बनना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कंपेंसेट कर लेती है, ये हाइड्रेशन एनर्जी तो निकली, कंपेंसेट कर लेती है जो हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही थी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेंसेट कर लेती है। तुम्हें पता है आयन जो है FeO4 2- एग्जिस्ट करता है, मतलब X - 8 इज -2, आयन +6 में एग्जिस्ट करता है, मगर ये जो एग्जिस्ट करता है केवल एल्कलाइन मीडियम में करता है। ये अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है टू फॉर्म Fe2O3 + ऑक्सीजन।
मतलब आयन चाहता है कि मैं +3 में ही रहूं, मेरे से हाथ जुड़वा लो, मैं ज्यादा में नहीं रहना चाहता। फिर भी जबरदस्ती तुमने मीडियम एसिड बेसिक लिया तो वो +6 में चला जाएगा, मगर वो भी टूट जाता है टू फॉर्म Fe2O3 एंड O2। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन देयर ऑक्साइड। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and is attained in जैसे स्कैंडियम Sc2O3। स्कैंडियम क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से है तो वो +3 में रहता है। Mn2O7 मैंगनीज +7 में है, इसीलिए 3D Mn +7 में रहता है। इस स्टेटमेंट को अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड। जो भी सारी ऑक्साइड्स हैं उसमें ऑक्सीजन ही है जो मेटल्स को उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर लेके जा पाता है, फ्लोरीन नहीं या कोई और नहीं। इसको ऐसे भी अपन ध्यान रख सकते हैं कि बाहुबली ही सारे मेटल्स को उनकी बाहुबली स्टेट में लेके जाता है, यानी बाहुबली स्टेट मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाता है बाहुबली ही। बाहुबली कौन था अपना? ऑक्सीजन। Beyond group number 7, no higher oxide of iron above Fe2O3 are known, although ferrate FeO4 2- are demonstrated in alkaline medium, but they readily decompose to Fe2O3 and FeO2. अब मेरी बात हो, कह रहा है beside the oxides, oxocations stabilize vanadium 5 as VO2 positive, vanadium 4 as VO2 पे positive, titanium 4 as TiO 2 positive. The ability of oxygen to stabilize these high oxidation state। अगर आप अपना बोर्ड्स का सैंपल पेपर, CBSE का सैंपल पेपर उठा के देखिए, ये सैंपल पेपर का सवाल है। कह रहा है ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन। Thus the highest manganese fluoride is MnF4। अगर फ्लोरीन की बात करूं, वो मैंगनीज को हद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर जाएगा, whereas the oxide, highest oxide of manganese with oxygen is Mn2O7। The ability of oxygen to form multiple bonds, actually क्या होता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब अगर तुम 7 फ्लोरीन को लो कि MnF7 में चला जाए तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है कि MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, मगर उसी मैंगनीज को +7 में लेकर जाने के लिए मैंने सिंपल Mn2O7 ले लिया। 2 मैंगनीज में 7 ऑक्सीजन, मतलब हर मैंगनीज को 3.5 ऑक्सीजन चाहिए, वहां हर मैंगनीज को 7 फ्लोरीन चाहिए थे, अब हर मैंगनीज को केवल 3.5 ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, उसकी टेंडेंसी है कि वो किसी भी मेटल को हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेकर जा सके। अब ये कुछ हमारे ऑक्साइड्स दे रखे हैं, स्कैंडियम Sc2O3, टाइटेनियम TiO2, Ti2O3, TiO 234 वाला हो गया, वेनेडियम VO, V2O3, V2O4, V2O5, 2 3 4 5, क्रोमियम CrO, Cr2O3, CrO2, CrO3, मैंगनीज MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। ये सिंपल जो आपको एक्सपेक्टेड हैं वही के वही आपके ऑक्साइड्स जो हैं बनते हैं। ध्यान से देखो, कह रहे हैं द मेटल्स ऑफ फर्स्ट सीरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एंड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय H+, though the actual rate at which these metals react with oxidizing agents like H+ is sometimes slow। ध्यान से देखना, कह रहे टाइटेनियम एंड वेनेडियम इन प्रैक्टिस आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एट रूम टेम्परेचर। जबकि अभी मैंने आपको पढ़ाया टाइटेनियम 2+ से टाइटेनियम बनना चाहता है, मतलब टाइटेनियम 2+ से टाइटेनियम बनना नेगेटिव है, यानी कि टाइटेनियम खुद टाइटेनियम 2+ में कन्वर्ट होना चाहता है, टाइटेनियम खुद की ऑक्सीडेशन कराना चाहता है, तो H+ को रिड्यूस करना चाहिए मगर नहीं कर पाता, करना चाहिए मगर कर नहीं पाता क्योंकि रेट बहुत कम होता है। The E0 values for M2 positive to M indicate a decreasing tendency to form divalent cation across the series। क्या ये समझ आ रही है कि मेटल से मेटल 2+ बनने की टेंडेंसी कम होती जाती है, मेटल से मेटल 2+ बनने की टेंडेंसी कम होती जाती है। This general trend towards less negative E0 value is related to the increase in sum of first and second ionization enthalpy। ये वही कहानी है जो अभी पढ़कर आए थे, ये वही डब्बा है और कुछ नहीं है। देखो, it is interesting to note that the E0 values for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend। अभी manganese, copper, zinc और एक हमारा निकल,
कह रहे जितनी आपने सोची थी ना उनसे अलग वैल्यूज होती है इन तीनों चारों के लिए, मैंगनीज के लिए, निकल के लिए, जिंक के लिए और एक कॉपर के लिए अलग वैल्यूज होती है. Whereas the stabilities of half-filled D5 in manganese 2+ and completely filled D10 in Zn are related to their E0 values. For nickel, the E0 value is related to the highest negative hydration enthalpy. जिन बच्चों ने अभी उस टेबल को ढंग से समझा उनके लिए ये चीज बहुत आसान है, उनके लिए ये चीज लिटरली आसान है ना. अभी जो समझाया उसी का सार ही तो है. अब ध्यान से देखो. An examination of E0 values for redox couple M3+ से M2+ shows that M3+, manganese 3+ and cobalt 3+ ions are strongest oxidizing agent in aqueous solution. बताओ ऐसा क्यों लिखा? मैंगनीज 3+ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? सोचो क्यों है, क्यों है सोचो. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, तो तुम क्या कहोगे? मैंगनीज 3+ क्यों है? अगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद की रिडक्शन करेगा, और वो खुद की रिडक्शन करना चाहता है क्योंकि अब वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. कोबाल्ट 3+, कह रहे कोबाल्ट 3+ एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि कोबाल्ट 3+ कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट होगा. कोबाल्ट होता क्या है? कोबाल्ट होता है 3d7,4s2. कोबाल्ट 3+ का मतलब 3d6. वो खुद की रिडक्शन देखो 3d6, कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया D6 3d6 और कोबाल्ट +2 का हो जाएगा 3d7. तो अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी से नहीं देखें तो बेटर है, क्योंकि इधर कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा. मतलब 3d6 से 3d7 में कुछ स्टेबिलिटी जाती हुई दिख नहीं रही. तो कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 में क्यों जाना चाहता है वो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं देख पा रहे हैं. तो अपन ने जो E0 वैल्यू से याद किया था उसी से अपन इसको ध्यान रखें कि कोबाल्ट +3 से +2 की जो वैल्यू थी ये कहाँ पे आता है, ये पॉजिटिव में आ रहा है. मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था ना अपन ने, Mn और उससे आगे ये सारे पॉजिटिव थे. तो जो कोबाल्ट है वो राइट वाले हिस्से में ही आ रहा है, यानी पॉजिटिव है उसकी E0 वैल्यू +3 से +2 वाली. तो +3 से +2 पॉजिटिव है, यानी ये रिएक्शन फेवरेबल है, यानी E0 पॉजिटिव हो गया इसका. the ions titanium 2+, vanadium 2+, chromium 2+ are strongest reducing agents which will liberate hydrogen. क्यों? chromium 2+ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि chromium 2+ खुद chromium 3+ में कन्वर्ट होना चाहता है. अब यही था हमारे पूरे के पूरे टेबल का. अब ये तुम करो, सोचो. कह रहे why is E0 value for manganese 3+ से manganese 2+ couple much more positive than that for chromium 3+ से chromium 2+ और Fe3+ से Fe2+. सोचो जरा. 4 दे दिया, कहेगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट E0 पॉजिटिव किसके लिए होगा? मैंने कहा मैम मैंगनीज 3+ बेकार है, मगर अगर वो रिड्यूस होके मैंगनीज 2+ में कन्वर्ट होना चाहता है क्योंकि वो 3d5 बनेगा, ऑब्वियसली एक अच्छी बात है. The E0 values for M+2 to M indicate a decreasing tendency to form divalent cations across the series. मतलब M+2 से M जो है नहीं, अपन ये देखते हैं M से M+2 डाइवेलेंट कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी है वो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती जाती है. तो अपन इस टेबल से देखते हैं E0 वैल्यू से, जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो जो नेगेटिव वैल्यू है इधर सबसे ज़्यादा है, फिर इधर कम हो रही है, फिर उधर और कम हो रही है. तो जो जनरल ट्रेंड है वो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, मतलब मोर टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रही है, टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव जा रही है. पहले ज़्यादा नेगेटिव थी, मतलब कि टेंडेंसी ज़्यादा थी M+2 कैटायन बनाने की. फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाते जो M+2 कैटायन है वो बनाने की टेंडेंसी कम होती जा रही है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द 3D पीरियड. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि टेंडेंसी कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है सेकंड वाली, फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट जाएंगे. अपन इस टेबल से भी देख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये देखो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है. ये तो वही हो गया ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होती है क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है. तो इसीलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 1+2
दोनों ही इंक्रीज़ होंगी, है ना, 1 भी इंक्रीज़ होगी लेफ़्ट टू राइट, और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी इंक्रीज़ होगी लेफ़्ट टू राइट, तो दोनों का सम भी इंक्रीज़ होगा लेफ़्ट टू राइट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालने की, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो कैटायन बनना ही नहीं चाहेगा, तो इसलिए M+2 में जाना ही नहीं चाहेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ये वाली जो पर्पल लाइन है कि E नॉट वैल्यूज़ इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायंस अक्रॉस द सीरीज, तो इसका ये मतलब था, और ये स्टेटमेंट आई अगर स्टेटमेंट 1 2 टाइप में, तो ये सही है। द जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस नेगेटिव E नॉट वैल्यूज़ is related to the increase in the sum of the first. This general trend towards less negative E naught values is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpies. ये भी अपन ने समझ लिया. It is interesting to note that the E naught values for Mn, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend. अपन ये टेबल देखते हैं. पहली बात तो इसका मतलब क्या है, जो जिंक है, जिंक, निकेल और एमएन, तो एमएन और जिंक की बात करते हैं पहले, क्योंकि ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले हैं. तो जो एमएन है, इसका सब कुछ ही कम था, मतलब इसका एटमाइजेशन एनर्जी भी कम थी. उसका रीज़न मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक डाउन इसके टोटे टोटे करने के लिए इसको एनर्जी कम देनी पड़ रही है एमएन को, इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए. इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है बाकी के कंपैरिजन में. फर्स्ट नहीं होगी लेकिन सेकंड वाली कम है. ये देखो 1592, और फिर इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, उसकी जगह डिक्रीज़ हो गई, 1509 डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद D5 कॉन्फ़िगरेशन इसको मिलेगा. और हाइड्रेशन एनर्जी भी इसकी -1925 है, इधर -1862 है. तो इन सबको जब ऐड करेंगे, मतलब एटमाइजेशन कम है और अपनी आयोनाइजेशन सेकंड ये भी कम है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो इसकी वजह से जो M+2 है इसमें जाना प्रेफर करेगा, उसमें जाना पसंद करेगा. इसलिए इसकी जो E नॉट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है. जबकि मैंने पहले ये बताया था, ये लाइन लिखी हुई है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो M+2 में जाना कम प्रेफर करता है, लेकिन इसके हिसाब से तो M+2 में जाना मतलब ये ज़्यादा प्रेफर कर रहा है. मतलब सडनली वैल्यू जो है, वैसे तो डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, डिक्रीजिंग ट्रेंड है ना जनरल, तो मगर ये तो सडनली इंक्रीज़ हो गई ना, -0.9 की जगह, मतलब -0.9 के बाद सीधा -1.18 हो गई, सीधा इंक्रीज़ हो गई. तो वो इसी रीज़न की वजह से हुई है, क्योंकि H एटमाइजेशन और IE2 इसकी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, तो उसकी वजह से अपनी जो M+2 है उसमें जाना ही प्रेफर करेगा. सेम रीज़न जिंक के लिए, इसका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो IE2 इसकी कम हो जाएगी, इसको कम ही रिक्वायर्ड है. तो Zn से Zn+2 में फटाफट ही जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फटाफट निकलना चाहेंगे, क्योंकि एनर्जी कम देनी पड़ रही है, IE2 कम देनी पड़ रही है, और इधर एटमाइजेशन की भी कम देनी पड़ रही है. तो इस वजह से ये दोनों तो प्रेफर करेंगे Mn+2 और Zn+2 में जाना. अब बात आती है निकेल की. तो निकेल का ये रीज़न है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, हाईएस्ट नेगेटिव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खुश है पानी में जाने में, वो है निकेल. और इसकी ट्रिक अपन ने याद की थी स्विमर वाले तरीके से, कि निकेल एक स्विमर है, उसको स्विमिंग करनी बहुत पसंद है, तो पानी उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव हो गई, तो निकेल+2 में वो कन्वर्ट होना चाहेगा फटाफट, क्योंकि हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा निकलती है पानी में जाते ही, तो निकेल से निकेल+2 फटाफट कन्वर्ट होना चाहेगा. इसलिए वो भी जनरल ट्रेंड से डेविएट करता है. तो अगर स्टेटमेंट टाइप में आए तो ये सही होगी. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट E नॉट वैल्यूज़ फॉर Mn, निकेल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड, ना कि मोर पॉजिटिव नहीं, मोर नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये +2 वाली स्टेट्स में जाना प्रेफर करेंगे बाकी के कंपैरिजन में, इसलिए सडनली इनकी नेगेटिव हो जाती है. whereas the stabilities of half filled D subshell D5 in Mn+2 and completely filled D subshell D10 in zinc are related to their E naught values. ये अभी अपन ने पढ़ लिया
कि Mn+2 और Zn+2 का रीज़न फॉर निखिल वैल्यू इज रिलेटेड टू हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये वाला जो चीज़ है ये इसका रीज़न हो जाएगा, मतलब ये वाला तो असर्शन हो जाएगा और ये वाला पैराग्राफ रीज़न हो जाएगा। An examination of the E0 values for the redox couple M+3 to M+2 shows that Mn+3 and cobalt+3 ions are the strongest oxidizing agents in aqueous solutions. ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, इस पैराग्राफ से सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसमें अपन ने ये देख ही लिया था कि कौन हाइड्रोजन लिबरेट कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। तो इसमें वैसे साफ साफ लाइन लिखी भी हुई है और इससे बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि Mn+3 एंड cobalt+3 जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अपन लाइन बनाए Mn की तो Mn और आगे जो भी हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, उनकी E+3 से E+2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और बाकी सबकी इधर नेगेटिव हो जाती है। तो Mn और कोबाल्ट ये इस वाले रीजन के, यानी कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव है। E0 M+3 टू M+2 की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये खुद का रिडक्शन करना चाहते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए ये। अभी हाइड्रोजन लिबरेट कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्योंकि खुद का रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं लेने देंगे ये, क्योंकि खुद ही लेके बैठ गए। H+ के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज़ ही नहीं हो रहा कहीं से भी, तो वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और ये स्टेटमेंट ये भी बहुत बार आ चुकी है, द आयंस टाइटेनियम+2, वेनेडियम+2, क्रोमियम+2 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। इसका भी रीज़न मैंने उसी वीडियो में समझाया है। मेरे मन को कॉफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज करती है, मतलब दिमाग को बहुत तेज़ कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, बूस्ट कर देती है, सुपर चार्ज कर देती है। तो मन को कॉफ़ी, यानी कि Mn मतलब मन यानी मैंगनीज, और को और कॉफ़ी दोनों, कोबाल्ट हो गया मतलब CO यानी कॉफ़ी, यानी सॉरी कोबाल्ट। तो मैंगनीज और कोबाल्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्वस सोल्यूशन में। +3 वाली स्टेट में, +2 में फटाफट ये रिड्यूस होना चाहते हैं। यही तो सवाल है, विच इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्रोमियम 2+ या Fe2+? सोचो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का रिडक्शन करेगा, यानी कि जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। अगर क्रोमियम खुद का ऑक्सीडेशन करेगा क्रोमियम +3 में जाएगा, Fe खुद का ऑक्सीडेशन करेगा Fe+3 में जाएगा। अब बताओ कौन अपने +3 में जल्दी जाना चाहेगा? कह रहे वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट हम दो प्रकार के डिफाइन करते हैं, एक होता है मेरा स्पिन ओनली। अब देखो ये नहीं पता होता बच्चों को, ये देखो कितनी अच्छी चीज है। कह रहे पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum। ध्यान से सुनना, किसी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दो प्रकार के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल वाला हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, हम पढ़ते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला √n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब n क्या, स्कैंडियम +3 3d0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो है 0, याद रख लो। 1 पॉइंट क्या था 7, 2.8 है, 3.8 है, 4.9 है, 5.9 है, बस इतना ही याद रखना है। मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 है तो चुपचाप कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। मैग्नेटिक मोमेंट 2 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। मैग्नेटिक मोमेंट 3 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, और किसी का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो चुपचाप लिख दो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 5.9। बात खत्म, करके नहीं देखना पेपर में √n+2, टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 मतलब 1.73, 2 मतलब 2.8, 3 मतलब 3.8, 4 मतलब 4.9, 5 मतलब 5.9। बात खत्म, ये रटा होना चाहिए, पेपर में समय बहुत ज्यादा बच जाता है। डी सेपरेशन हो जाती है,
डी ऑर्बिटल आपस में सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे मान लो अगर नीचे वाली डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइट होके ऊपर वाली एनर्जी में चला जाता है। जब वो एक्साइट होके जाता है तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो ऊपर चला गया, इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। बट ऊपर जाने के बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा खुश तो रहेगा नहीं, एक्साइटेड स्टेट में कोई खुश तो रहता नहीं है। थोड़े दिन बाद वो कम बैक करने की कोशिश करेगा। जब वो कम बैक करेगा ग्राउंड स्टेट में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी रिलीज विजिबल रेंज में लाई करती है तो हम कहते हैं कंपाउंड क्या है, कलर। अब देखो कह रहे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी उसको चाहिए एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए। कह रहे दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, ये फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में लाई करती है। द कलर ऑब्जर्व्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जो कलर आपने एब्जॉर्ब करा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम ऑब्जर्व करेंगे। इसी को हम यहाँ कलर व्हील से समझते हैं, VBGYOR। अगर किसी ने लाल रंग एब्जॉर्ब किया है तो वो हरा कलर का नजर आएगा, किसी ने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो ऑरेंज कलर का आपको नजर